शाइन फुट टीवी के मौजूद दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, मंगोल अपने ज़माने में जुल्म और बर्बरियत और दहशत की अलामत समझे जाते थे। 12वीं सदी में चंगेज़ खान की क़यादत के अंदर ये कौम पूरी दुनिया को फतह करने निकल खड़ी हुई और सिर्फ 100 साल के अंदर अपने घोड़ों, तीरों और तलवारों से उन्होंने उस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत कायम कर दी। और चीन को फतह करने के बाद चंगेज़ खान और उसकी फौज यूरोप के लिए निकल खड़े हुए और अपने रास्ते में आने वाले हर सल्तनत को ना सिर्फ फतह किया बल्कि वहां पर अपने जुल्म और वहशत के निशानों को भी छोड़ दिया। क्योंकि ये मंगोल कौम किसी भी सल्तनत पर इस गर से हमला नहीं करते कि वहां पर अपनी हुकूमत कायम करें, बल्कि इनका मकसद वहां के खजानों और दौलत को लूटना होता था। इसके अलावा वो हर चीज को आग लगा देते थे। इस शहर के हर इंसान को, चाहे वो मर्द हो, औरत हो या फिर बच्चा, सबको कत्ल कर देते थे। किसी एक को भी ना छोड़ते और शौक के तौर पर इनकी खोपड़ियों के मीनार बनाया करते थे। यहाँ तक कि किसी जानवर को भी ना छोड़ते बल्कि पौधों, दरख्तों, फसलों, घरों और इमारतों को भी आग लगा देते थे। हर तरफ बस तबाही, आग और खून खराबा नजर आता। जिस शहर पर यह हमला करते वो तरक्की के अंदर दुनिया से कम 300 साल पीछे चला जाता। प्यारे साथियों, इनके दौर में बगदाद शहर की दबी इसकी सबसे अच्छी मिसाल है, जो कि उस वक्त का सबसे एडवांस और तरक्की याफ्ता मुस्लिम शहर था। 1279 के अंदर अपने उरूज पर यह मंगोल एम्पायर इतना बड़ा था जो कि आज के दौर के साउथ कोरिया से लेकर पोलैंड तक 28 मुल्कों के अंदर फैला हुआ था। क्योंकि ये मंगोल फौज इंतहाई माहिर और वहशी थी और इनकी वहशत की वजह से दुनिया की बाकी तमाम सल्तनत इनका मुकाबला करने से डरती थी। इनका नाम सुनकर ही खौफ से इनकी टांगें कांपने लगती। चंगेज़ खान के दौर के अंदर हिंदुस्तान, जिसमें आज के दौर के इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे सभी ममालिक शामिल थे, उस दौर के सबसे अमीर मुल्कों के अंदर शामिल था। इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था क्योंकि यहाँ के मसाले और तिजारती सामान बाकी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट हुआ करता। मंगोल एम्पायर के नक्शे को देखे तो आपको अंदाजा होगा कि हिंदुस्तान की सरजमीन मंगोल एम्पायर के बिल्कुल बॉर्डर पर मौजूद थी और चीन से लेकर एशिया तक का तमाम इलाका इन्हीं के पास था, जिनमें पाकिस्तान के ज्यादातर हिस्सों पर ये मंगोल कब्जा कर चुके थे। मगर इसके अलावा जाकर भी हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों पर ये मंगोल कब्जा नहीं कर पाए, जिसके पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। क्योंकि आप जानते हैं कि ऐसा तो मुमकिन ही नहीं कि मंगोलों ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर इसे लूटने के लिए या इसे तबाह करने के लिए इस पर कभी हमला ना किया हो। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही था। मंगोलों ने 5 मरतबा से ज्यादा हिंदुस्तान की सरजमीन पर बार बार हमले किए, जिसके अंदर इनकी हजारों नहीं बल्कि लाखों की फौज शामिल थी। मगर हर बार एक हिंदुस्तानी बादशाह ने इन्हें ऐसा सबक सिखाया कि कई महीनों और कई सालों तक ये तो ना अपनी कमर सीधी कर पाए और ना ही अपने नुकसान की भरपाई। नाज़रीन गिरामी, मंगोल जैसी वहशी कौम को इतना इबरतनाक तरीके से शिकस्त देना यकीनन ये कोई छोटा सा कारनामा नहीं है। अगर ये हुक्मरान इस वक्त हिंदुस्तान को मंगोलों से ना बचाता तो इसका हाल भी वही होता जो कि बगदाद और मंगोलों फौज के रास्ते में आने वाले हर रियासत का हुआ। हिंदुस्तान की नस्ल कब से खत्म हो चुकी होती। हर एक शख्स को कत्ल करके इनकी खोपड़ियों के मीनार बनाए जाते। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि हिंदुस्तान पर यह हमला कब और कैसे किए गए। वो हिंदुस्तानी हुक्मरान कौन था जिसे हिंदुस्तान की तारीख के अंदर वो मुकाम हासिल ही नहीं हो सका जिसका वो हकदार था। प्यारे साथियों, ये कोई और नहीं बल्कि 1296 के अंदर हिंदुस्तान की दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाले हुक्मरान सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी थे। आपका खैरंदेज सुल्तान हिंद अलाउद्दीन खिलजी। और हिंदुस्तान के अंदर मंगोलों के तमाम बड़े हमले इन्हीं के दौर के अंदर किए गए। हालांकि इससे पहले भी और अलाउद्दीन की वफात के बाद भी हमले जारी रहे, मगर तब तक मंगोल इतने बड़े हमले नहीं कर सके जितने अलाउद्दीन के दौर में किए। उस वक्त में मंगोल दुनिया की ताकतवर तरीन फौज बन चुकी थी और दुनिया की कोई भी फौज इनका मुकाबला नहीं कर सकती थी। अलाउद्दीन खिलजी को बादशाह बने अभी सिर्फ 1 ही साल हुआ था कि मंगोल फौज हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक बहुत बड़ी फौज लेकर पहुंच गए। 1 लाख की मंगोल फौज लाहौर और इसके आसपास के इलाकों के अंदर दाखिल हुई और लूट मार शुरू कर दी। अलाउद्दीन ने सबसे पहले दिल्ली के अंदर रहने वाले हर शख्स को मजबूत किलों के अंदर बंद किया और अपने 2 काबिल सिपा सालार अलूग खान और जफर खान को मंगोलों की फौज से लड़ने के लिए रवाना किया। इस जंग में मंगोलों को बुरी तरह से शिकस्त हुई। इनकी फौज के 20,000 फौजी मारे गए। मंगोलों की ये शिकस्त बहुत ही शर्मनाक थी और वो शिकस्त को बिला कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। लिहाजा कुछ ही माह के बाद 1298 के आखिरी के अंदर दोबारा अपनी फौज को इकट्ठा करके मंगोल एक बहुत बड़ी लश्कर लेकर दोबारा से दिल्ली पर हमला करने के लिए रवाना हुए। इस बार दोबारा अलाउद्दीन ने अपने सबसे काबिल सिपा सालार जफर खान को दोबारा से मंगोलों का मुकाबला करने के लिए भेजा और इस बार भी नतीजा वही निकला। मंगोलों को बुरी तरह से शिकस्त हुई। इनके कहीं 1000 फौजी मारे गए, कहीं 1000 कैद हुए और बाकी मैदान जंग को छोड़कर भाग गए।
मगर मंगोलों ने इरादा कर लिया था कि हर सूरत वो तमाम पिछली शिकस्तों का बदला लेकर हिंदुस्तान को फतह करके रहेंगे। लिहाजा एक बार फिर से हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए वो 1299 के अंदर रवाना हुए। इस बार अलाउद्दीन खिलजी ने खुद से मंगोलों के खिलाफ मुआज संभाला और इन्हें बुरी तरह से शिकस्त दी। इसके बाद दोबारा मंगोल अचानक से हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए अपनी फौज लेकर दिल्ली के अंदर घुस गए ताकि खिलजियों को फौज इकट्ठा करने और मंसूबाबंदी करने का मौका ही ना मिले। ये वो वक्त था जब अलाउद्दीन की फौज मुख्तलिफ इलाकों के अंदर फैली हुई थी, किसी एक जगह पर इकट्ठी नहीं थी। अलाउद्दीन के मशीर और इनके दोस्त अलाउल मुल्क ने इन्हें मशवरा दिया कि आप इंतजार करें और खुली जगह पर लड़ाई करने का खतरा मोल ना लें जब तक कि आपके तमाम फौजी वापस आकर एक जगह पर इकट्ठी ना हो जाए। मगर अलाउद्दीन खिलजी ने इंतजार किए बगैर मंगोलों की फौज पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में इन्हें काफी नुकसान तो हुआ, लेकिन आखिरकार अलाउद्दीन ये जंग जीत गए। मगर काफी जानी और माली नुकसान के बाद और सबसे बड़ा नुकसान खुद जफर खान यानी अलाउद्दीन खिलजी के सबसे काबिल सिपा सालार की शहादत थी, क्योंकि जफर खान ने भागती हुई मंगोल फौज का पीछा किया, लेकिन वापसी पर मंगोल सिपाहियों ने चुपकर इन पर हमला करके इन्हें कत्ल कर दिया। अलाउद्दीन की फौज छोटी होने के बावजूद कहीं मंगोल फौजी मारे गए, कहीं कैद भी हो गए, मगर पहले की तरह इनको इबरतनाक शिकस्त ना दी जा सकी। इस सब के बाद भी ये मंगोल रुके नहीं, बल्कि 1303 के अंदर इन्होंने दोबारा से हिंदुस्तान पर हमला किया। अलाउद्दीन खिलजी अभी चित्तौड़ से कुछ अरसे पहले लौटे थे, लिहाजा इस बार फौज की कमान इन्होंने खुद संभाली। मगर मंगोल फौज इस बार दिल्ली के अंदर खुफिया रास्तों से होकर अपनी फौज लेकर पहुंचे, जिसकी तादाद 1,20,000 थी। उन्होंने दिल्ली के पास लूट मार शुरू कर दी और श्री किले का 2 महीने तक मुआसरा किया, जिसके अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने पनाह ले रखी थी। मगर 2 महीने गुजारने के बावजूद भी इस किले के अंदर दाखिल ना हो सके, लिहाजा नाकाम होकर वापस लौट गए। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी को एहसास हुआ कि अपने फौज को बॉर्डर पर किलों के अंदर जमा करना इंतहाई जरूरी है, और ऐसा ही किया गया कि एक अलग सी फौज बनाकर किलों के अंदर सरहद के बॉर्डर पर लगाई गई और इनका गवर्नर भी लगाया। इसके बाद 1305 के अंदर मंगोलों ने एक बार फिर हमला किया और अचानक से अमरोबा तक पहुंच गए। दरिया रावीन के कब्जे में चला गया और करीब था कि वो हिंदुस्तान के इन शहरों को भी बगदाद की तरह बर्बाद कर देते कि अलाउद्दीन खिलजी ने इनकी फौज का घमंड और तकब्बुर वहीं से एक बार फिर से खाक में मिला दिया और इस फौज की क़यादत मलिक काफूर ने की थी। इसके बाद 1306 के अंदर रावी के मुकाम पर मंगोलों को सस्पा करके इन्हें शिमाल की तरफ धकेलने के अंदर अलाउद्दीन खिलजी कामयाब रहे और सिर्फ यहीं पर नहीं रुके, बल्कि लाखों घुड़सवारों की फौज लेकर चंगेज खान के जर्नेलों पर जाकर इन्हें शिकस्त दी और इनकी फौज 1,60,000 लोगों पर मुश्तमिल थी। मुसलसल शिकस्त के बाद मंगोलों ने इंडिया की जान तो छोड़ दी, मगर आए रोज के हमलों से तंग आकर अलाउद्दीन खिलजी ने हमेशा के लिए इनकी कमर तोड़ने का सोचा। लिहाजा अब की बार अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों की जान ना छोड़ी, बल्कि अफगानिस्तान के अंदर इन्हें शिकस्त दी और फिर सेंट्रल एशिया तक इनका पीछा किया। मंगोलों ने भारत के अंदर जो छोटी मोटी कामयाबियां हासिल की, यानी पाकिस्तान का इलाका हासिल किया, वो दरअसल अलाउद्दीन खिलजी से पहले के दौर का था। और ये भारत की खुशकिस्मती है कि मंगोलों के बढ़ते हमले के वक्त अलाउद्दीन खिलजी के हुक्मरान थे। यानी कुल मिलाकर हिंदुस्तान को मंगोलों से बचाने वाली शख्सियत सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी की थी, जिसका सिला हिंदुस्तान ने इन्हें सिर्फ मुसलमान हुक्मरान की वजह से इन्हें अपने फिल्म्स के अंदर एक विलन, जालिम, धोखेबाज, अयाश और हम जिन्स परस्त हुक्मरान के तौर पर दिखा कर दिया। हालांकि आज का हिंदुस्तान अलाउद्दीन खिलजी का मकरूज है, वरना आज का हिंदुस्तान तरक्की के दौर के अंदर 200 से 300 साल तक पीछे चला गया होता। हिंदुस्तान के हर घर, हर स्कूल, हर मंदिर और हर कल्चर को मिटा दिया जाता। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।